कभी सोचा है कि कैसे बिहार के एक छोटे से मतलब एक बिल्कुल छोटे से इलाके में एक आंदोलन शुरू हुआ और उसने भारत की आज़ादी की लड़ाई का पूरा नक्शा ही बदल दिया। आज हम 1917 के चंपारण सत्याग्रह की कहानी को वो परत दर परत खोलने वाले हैं। हमारे पास जो सोर्स है वो इस पूरी घटना का बहुत गहरा विश्लेषण करता है, खासकर बीपीएससी मेंस जैसी परीक्षाओं के नजरिए से। तो आज का हमारा मकसद साफ है, चंपारण के पीछे के कारण क्या थे, इसके मुख्य किरदार कौन थे और सबसे जरूरी इसके दूरगामी प्रभाव क्या रहे। चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल। और देखिए, इस चर्चा को शुरू करने से पहले इसका संदर्भ समझना बहुत जरूरी है। चंपारण सिर्फ एक और किसान विद्रोह नहीं था, ये भारत की धरती पर महात्मा गांधी के सत्याग्रह का मतलब उनके तरीके का पहला सफल प्रयोग था। और इसी एक घटना ने एक तरह से गांधीवादी राजनीति की नींव रखी और अहिंसक प्रतिरोध को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक बहुत ही ताकतवर हथियार बना दिया। तो चलिए सीधे समस्या की जड़ पर आते हैं। ये तिनकठिया प्रणाली जिसके बारे में हम सबने सुना है, ये असल में थी क्या? सुनने में तो काफी सीधा लगता है। हाँ, कागज पर तो ये सीधा ही था। इसका मतलब था कि हर किसान को अपनी जमीन के हर 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे पर नील की खेती करनी ही पड़ेगी, मतलब जमीन का 3/20 हिस्सा। लेकिन असल में ये एक बहुत ही, आप कह सकती हैं, शातिर और शोषणकारी व्यवस्था थी। अच्छा, तो ये सिर्फ जमीन पर नील उगाने तक ही सीमित नहीं था। हमारे सोर्स में ये भी जिक्र है कि यूरोपीय बागान मालिक, जिन्हें प्लांटर्स कहते थे, वो बेतिया राज जैसी बड़ी जमींदारियों से जमीनें सस्ते में ठेके पर ले लेते थे। आपने बिल्कुल सही बात पकड़ी। यहाँ शोषण की कई परतें थीं। ये प्लांटर्स जमींदारी को धोखा देकर कम किराए पर जमीनें ले लेते थे, वो भी लंबी अवधि के लिए, और फिर उसी जमीन पर किसानों से जबरदस्ती खेती करवाते थे। और यहीं से मतलब असली आर्थिक जाल शुरू होता था। किसानों को जो पैसा मिलता था ना, वो इस पर निर्भर नहीं करता था कि फसल कितनी अच्छी हुई है, नहीं, बल्कि कितने एरिया पर खेती हुई है, उस आधार पर एक तय रकम दे दी जाती थी। एक मिनट, ये तो बड़ी अजीब बात है। मतलब अगर किसी किसान ने दोगुनी मेहनत करके फसल दोगुनी भी कर ली तो भी उसे एक पैसा ज्यादा नहीं मिलता था? बिल्कुल भी नहीं। सारा फायदा बागान मालिक की जेब में जाता था। और अगर नुकसान की बात करें तो मान लीजिए किसी वजह से फसल खराब हो गई, तो उसका पूरा बोझ वो किसान पर ही पड़ता था। और तो और अगर कोई किसान नील उगाने से मना कर दे तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाता था। ये एक ऐसी व्यवस्था थी जहां किसान मतलब हर तरफ से फंसा हुआ था। अपनी ही जमीन पर मजदूर जैसा हो गया था वो। हाँ, बिल्कुल। और फिर सोर्स बताता है कि 1917 के आसपास हालात वो और भी ज्यादा बिगड़ गए। और इसकी वजह भी बड़ी दिलचस्प है। जर्मनी की एक लैब में बनावटी नील का आविष्कार हो गया। जी, सिंथेटिक इंडिगो। और जैसे ही बाजार में वो सस्ता जर्मन नील आया, भारत के प्राकृतिक नील की मांग पूरी दुनिया में गिर गई। अब इन यूरोपीय बागान मालिकों के लिए नील की खेती घाटे का सौदा बन गई। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने किसानों के साथ किए गए अपने पुराने अनुबंधों को रद्द करना शुरू कर दिया। लेकिन मुझे लगता है उन्होंने किसानों को इतनी आसानी से नहीं छोड़ा होगा, है ना? बिल्कुल नहीं। यहीं पर उन्होंने शोषण का एक नया तरीका निकाला। उन्होंने किसानों से कहा कि अगर वे इस जबरदस्ती के अनुबंध से मुक्त होना चाहते हैं तो उन्हें एक बड़ी रकम चुकानी होगी, जिसे तावान कहा जाता था। और जो गरीब किसान ये तावान नहीं चुका पाते थे, उन्हें 12% जैसी ऊंची ब्याज दर पर बागान मालिकों से ही कर्ज लेने पर मजबूर किया जाता था। अब आप उस किसान की हालत सोचिए। एक तरफ फसल का कोई भविष्य नहीं, दूसरी तरफ जबरदस्ती का जुर्माना और उस पर ब्याज का बोझ। उनके पास विद्रोह के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा था। तो ये तो हो गई समस्या की जड़। अब सवाल ये उठता है कि इस दलदल में फंसे किसानों की आवाज चंपारण से बाहर तक पहुंची कैसे? यहां पर एंट्री होती है राजकुमार शुक्ल की। हाँ, राजकुमार शुक्ल खुद भी उन सताए हुए किसानों में से एक थे। उन्होंने ठान लिया था कि वो इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाएंगे। इसी कोशिश में वो 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात गांधी जी से हुई। उनके साथ बृज किशोर प्रसाद जैसे नेता भी थे, जिन्होंने गांधी जी को चंपारण की भयावह स्थिति के बारे में बताया। लेकिन सोर्स के मुताबिक गांधी जी ने तुरंत चंपारण आने के लिए हाँ नहीं कहा। वो थोड़ा हिचकिचा रहे थे। ऐसा क्यों? और ये गांधी जी के काम करने के तरीके को दिखाता है, जो बीपीएससी के नजरिए से समझना बहुत जरूरी है। वो सुनी सुनाई बातों पर कार्यवाही नहीं करते थे।
उनका सिद्धांत था, पहले जमीनी हकीकत को अपनी आंखों से देखो, तथ्यों को इकट्ठा करो और फिर कोई रणनीति बनाओ। उन्होंने राजकुमार शुक्ल से साफ कहा कि जब तक वो खुद वहां जाकर स्थिति का जायजा नहीं ले लेते, वो कोई भी कदम नहीं उठाएंगे। तो फिर गांधी जी चंपारण पहुंचे। वो पहले मुजफ्फरपुर गए और वहां पहुंचते ही अंग्रेजी हुकूमत वो हरकत में आ गई। सोर्स बताता है कि उन्हें आते ही जिला छोड़ने का नोटिस थमा दिया गया। जी, उन्हें क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 144 के तहत नोटिस दिया गया, जिसका मतलब था कि उन्हें तुरंत जिला छोड़कर जाना होगा। अंग्रेज अधिकारियों को लगा कि ये कोई बाहरी आदमी है जो यहाँ आकर माहौल बिगाड़ रहा है। वो डर गए थे। तो मतलब एक आदमी जो सिर्फ सच जानने आया है, उसे आते ही बाहर निकालने की कोशिश की गई। ये तो अंग्रेजों का जबरदस्त आत्मविश्वास दिखाता है। गांधी जी ने क्या किया? और यहीं पे चंपारण सत्याग्रह का सबसे निर्णायक मोड़ आता है। गांधी जी ने वो किया जिसकी अंग्रेजों को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने आदेश मानने से साफ इनकार कर दिया। 18 अप्रैल 1917 को जब उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया तो उन्होंने अपना बचाव नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने एक बयान पढ़ा जिसमें कहा गया कि उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज पर कानून तोड़ा है और वो इसके लिए कोई भी सजा, यहाँ तक कि जेल जाने के लिए भी तैयार हैं। अरे वाह, ये तो कमाल की रणनीति थी। मतलब उन्होंने बहस नहीं की बल्कि सिस्टम को नैतिक रूप से चुनौती दे दी। इसका असर क्या हुआ? अंग्रेज अधिकारी पूरी तरह से चकरा गए। उनके पास एक ऐसे आदमी के लिए कोई जवाब नहीं था जो न तो हिंसा कर रहा था, न ही अपना बचाव कर रहा था, बल्कि खुद सजा मांग रहा था। ये उनके कानूनी और प्रशासनिक अधिकार पर एक सीधी नैतिक चोट थी। नतीजा ये हुआ कि ऊपर से दबाव आया और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपर्याप्त सबूतों का हवाला देते हुए गांधी जी के खिलाफ मुकदमा वापस लेने का आदेश दे दिया। और इतना ही नहीं, उन्हें अपनी जांच करने की पूरी इजाजत भी मिल गई। तो बिना किसी नारेबाजी के, बिना किसी प्रदर्शन के, सिर्फ कानून ना मानने की अपनी इच्छा जताकर उन्होंने पहली लड़ाई जीत ली। ये तो अद्भुत है। हाँ, और ये आंदोलन की पहली और बहुत बड़ी जीत थी। इस एक घटना ने पूरे माहौल को बदल दिया। बिहार के बड़े बड़े नेता जैसे राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, मजहरुल हक सब गांधी जी के साथ आ गए। इस आंदोलन ने बिहार में भविष्य के स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक मजबूत स्थानीय नेतृत्व की नींव रख दी। बयान दर्ज कराने के लिए उमड़ पड़े। हाँ, ये एक अभूतपूर्व दृश्य था। पहली बार किसानों को लगा कि कोई उनकी बात सुनने वाला है। उन्होंने बिना डरे बागान मालिकों के अत्याचारों की कहानियां सुनाई। गांधी जी की टीम ने लगभग 8000 किसानों के बयान दर्ज किए। ये इतना बड़ा जन समर्थन था कि बिहार प्लांटर्स एसोसिएशन यानी बागान मालिकों का संगठन वो बौखला गया। उन्होंने गांधी जी पर किसानों को भड़काने और अशांति फैलाने का आरोप लगाया। लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। सरकार पर दबाव तो बन ही गया होगा। बहुत ज्यादा दबाव। एक तरफ हजारों किसानों के दर्ज किए गए बयान थे और दूसरी तरफ गांधी जी का बढ़ता हुआ कद। सरकार के पास कार्रवाई करने के अलावा कोई चारा नहीं था। इसीलिए उन्होंने एक आधिकारिक जांच समिति बनाई, चंपारण एग्रेरियन कमेटी। और सबसे बड़ा कदम ये था कि उन्होंने गांधी जी को भी उस समिति का सदस्य बनाया। एक मिनट, जिस आदमी पर वो कुछ दिन पहले कानून तोड़ने का मुकदमा चला रहे थे, अब उसी को अपनी बनाई कमेटी में सदस्य बना रहे हैं। ये तो अंग्रेजों की तरफ से एक तरह से हार मानने जैसा था। बिल्कुल। गांधी जी को सदस्य बनाना इस बात का आधिकारिक स्वीकार था कि किसानों की शिकायतें जायज हैं और समस्या वाकई गंभीर है। अब ये लड़ाई सिर्फ किसानों और बागान मालिकों के बीच नहीं रही थी, सरकार भी इसमें शामिल हो गई थी। तो इस कमेटी ने क्या सिफारिशें दी? क्या उन्होंने किसानों की सारी मांगें मान ली? कमेटी ने बहुत ही ठोस और महत्वपूर्ण सिफारिशें दी। पहली और सबसे बड़ी सिफारिश थी कि तिनकठिया प्रणाली को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। दूसरी कि किसानों से जो तावान यानी अवैध रकम वसूली गई थी, उसका 25% हिस्सा उन्हें वापस लौटाया जाए। तीसरी, अवाब यानी हर तरह के दूसरे अवैध टैक्स की वसूली तुरंत बंद हो। और आखिर में ये तय किया गया कि भविष्य में नील की खेती पूरी तरह से किसानों की मर्जी पर होगी। अगर कोई अनुबंध होगा भी तो वो 3 साल से ज्यादा का नहीं हो सकता और किसान को ये चुनने का हक होगा कि वो किस खेत में नील उगाना चाहता है। और सरकार ने इन सिफारिशों को मान लिया? लगभग सभी को। और इन्हीं सिफारिशों के आधार पर 1918 में चंपारण कृषि अधिनियम यानी चंपारण अग्रेरियन एक्ट पास किया गया।
और इस एक कानून ने चंपारण में करीब 1 सदी से चल रही शोषण की इस पूरी व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंका। ये अहिंसक प्रतिरोध से हासिल की गई एक ठोस कानूनी जीत थी। पर जो बीपीएससी मेंस के एस्पिरेंट के लिए सबसे जरूरी है, इस पूरे आंदोलन का महत्व क्या था? मतलब अगर परीक्षा में ये सवाल आता है तो हमें किन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए? ये सबसे जरूरी सवाल है। इसके महत्व को हम 3-4 मुख्य बिंदुओं में समझ सकते हैं। पहला और सबसे स्पष्ट बिंदु तो यह है कि चंपारण सत्याग्रह भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था। यह गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह था, जिसने पूरे देश को यह दिखाया कि अंग्रेजी हुकूमत से लड़ने का एक नया और असरदार तरीका मौजूद है। इसे थोड़ा और खोलते हैं। मतलब इसने आजादी की लड़ाई के लिए एक नया टूल या हथियार दे दिया। बिल्कुल, आप चंपारण को सत्याग्रह की एक प्रयोगशाला कह सकती हैं। इसने यह साबित कर दिया कि शारीरिक बल के सामने नैतिक बल खड़ा किया जा सकता है। इसने दिखाया कि बिना हिंसा किए सिर्फ सच और न्याय के लिए कष्ट सहने की तैयारी से आप सामने वाली ताकतवर सत्ता को झुकने पर मजबूर कर सकते हैं। यह एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था। दूसरा बिंदु जो मुझे लगता है वो गांधी जी के खुद के कद से जुड़ा है। हाँ, चंपारण ने गांधी जी को रातों रात एक राष्ट्रीय हीरो बना दिया। इससे पहले वो दक्षिण अफ्रीका में काम कर चुके एक सम्मानित नेता तो थे, लेकिन भारत की आम जनता से उनका सीधा जुड़ाव नहीं था। चंपारण की सफलता ने उन्हें एक ऐसे जननेता के रूप में स्थापित किया जो सिर्फ भाषण नहीं देता, बल्कि गरीबों और किसानों के लिए ठोस नतीजे भी ला सकता है। यहीं से उनके महात्मा बनने का सफर असल में शुरू हुआ। और तीसरा बिंदु जो शायद विश्लेषण के लिहाज से सबसे गहरा है, वो किसानों और राष्ट्रीय आंदोलन के रिश्ते को लेकर है। सोच इशारा करता है कि इसने बुद्धिजीवियों और किसानों के बीच एक पुल बनाया। भारत में किसानों के विद्रोह तो होते थे, लेकिन वो अक्सर स्थानीय स्तर पर ही दबकर रह जाते थे। दूसरी तरफ कांग्रेस का राष्ट्रीय आंदोलन ज्यादातर शहरों और पढ़े लिखे मध्य वर्ग तक ही सीमित था। चंपारण ने पहली बार किसानों के मुद्दों को राष्ट्रीय आंदोलन के केंद्र में ला दिया। इसने किसानों के गुस्से को आज़ादी की लड़ाई की मुख्य धारा से जोड़ दिया और इससे एक ऐसा अखिल भारतीय आंदोलन खड़ा हुआ जिसकी जड़ें अब शहरों के साथ साथ गांवों में भी थीं। सोर्स में इस बात का भी जिक्र है कि चंपारण के बाद गांधी जी ने अहमदाबाद में मिल मजदूरों के लिए और खेड़ा में किसानों के लिए आंदोलन किए। तो क्या ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था? हाँ, ये एक स्पष्ट रणनीतिक प्रगति दिखाता है। चंपारण एक सफल प्रयोग था। इसके बाद अहमदाबाद और खेड़ा ने सत्याग्रह के तरीकों को और बेहतर किया और मांझा। गांधी जी ने एक स्थानीय मुद्दे से शुरुआत की, अपनी रणनीति का परीक्षण किया और फिर धीरे धीरे इसे राष्ट्रीय स्तर पर बड़े आंदोलनों के लिए तैयार किया। तो अगर हम पूरी चर्चा को समेटें तो ये कहानी बिहार के दबे कुचले किसानों की दयनीय हालत से शुरू होती है और गांधी जी के नेतृत्व में एक ऐसी ऐतिहासिक जीत पर खत्म होती है जिसने न सिर्फ उन किसानों को न्याय दिलाया बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम का चरित्र हमेशा के लिए बदल दिया। बिल्कुल सही। चंपारण सिर्फ नील किसानों की आर्थिक जीत नहीं थी, ये एक मनोवैज्ञानिक जीत थी। इसने पहली बार आम भारतीय के मन में ये यकीन पैदा किया कि ब्रिटिश राज अजेय नहीं है। इसने साबित किया कि जब आम लोग सत्य और अहिंसा के एक नए हथियार के साथ एकजुट होते हैं तो वे दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को भी चुनौती दे सकते हैं और उसे झुका भी सकते हैं। और हम आज की इस बातचीत को एक सोचने वाले सवाल के साथ खत्म करना चाहेंगे। चंपारण कृषि अधिनियम ने किसानों से अवैध रूप से वसूले गए तावान का सिर्फ 25% ही वापस दिलाया। गांधी जी जो उस समय जीत की स्थिति में थे, इस समझौते के लिए तैयार हो गए। ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है, एक ऐसा नेता जिसने अंग्रेजों को बैकफुट पर धकेल दिया था, वो बकाये का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा वापस लेने पर क्यों राजी हो गया? ये सिर्फ पैसे वापस लेने से परे सत्याग्रह के बड़े मकसद के बारे में हमें क्या बता